क्या? नहीं महेंद्र जी, क्या बिहार उस मकाम, चलिए महेंद्र जी, क्या बिहार उस मकाम पे पहुंच गया है जहां यूटिलिटी नीतीश जी की खत्म हो गई है, जहां वो एक परमानेंट फैक्टर थे, या राइट हो या लेफ्ट हो, नॉर्थ हो या साउथ हो, नीतीश के बिना कोई सरकार नहीं बनती थी? क्या ये उनकी से, मैं ये नहीं कहूँगा कि लास्ट ऑफ हिज ईयर्स, पर क्या आपको लगता है कि उनका कैरियर उस मुकाम पे है जहां वो इंडिस्पेंसिबल नहीं है? नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसी देखिए, कोई निश्चित बात नहीं रूप है। से महेंद्र जी से सवाल है शाहीन हर साहब। साहिल जी महेंद्र हर जी से विषय में सवाल, बोलते हैं, मैं तो बोल महेंद्र ही जी नहीं से पाया सवाल है, कार्तिकेय मैं जी। ये महेंद्र जी से मैं ये सवाल है, मानता हूँ महेंद्र जी से सवाल जो है। एक हाँ, एक मिनट, एक महेंद्र जी से, हाँ एक राजनीतिक छवि थी नीतीश कुमार की, जिसकी वजह से उन्होंने जो एक अपने जातीय समीकरण को बिहार में साध के जो वोटों का जातीय वोटों का ध्रुवीकरण किया, और उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ आके सरकार बनाई और अपनी एक अलग राजनीतिक छवि बनाई, जो कि एक नो नॉनसेंस पॉलिटिशियन की छवि बनाई। जिस तरीके से उन्होंने क्रैकडाउन किया आपराधिक तत्वों के ऊपर, फास्ट ट्रैक कोर्ट चलवाए और कुछ डेवलपमेंट किए इंफ्रास्ट्रक्चर के, रोड्स के, तो उनकी एक सुशासन बाबू की जो छवि बनी, निश्चित रूप से आज वो अपने न्यूनतम स्तर पे है। और जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं, और शायद इन्हीं घटनाओं की वजह से पहली बार महागठबंधन का साथ छोड़ा था नीतीश कुमार ने, लेकिन आज अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि बार बार ये बातें चलती हैं कि वो फिर से भारतीय जनता पार्टी जा सकते हैं। मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी उनको अपने साथ नहीं लेगी। जिस तरीके से उनकी जो राजनीतिक छवि है उसमें जो डेंट आया, उसमें जो क्षति पहुंची है, कार्तिकेय जी और मुझे इसके भी 2 पीछे लाइन बोलना है। उसके पीछे एक प्रमुख कारण है। सबसे प्रमुख कारण यह है कि जैसा मैंने कहा कि आरजेडी के साथ जो अलायंस है वो एक अननेचुरल अलायंस है, और जो आपराधिक तत्व हैं, और जिसको जो बार बार ये कहा जा रहा है जंगल राज पार्ट 2, वो आपराधिक तत्व अपने आप इम्बोल्डन हो जाते हैं। उनको एक संदेश जाता है कि अभी हम ये घटनाएं करके बच सकते हैं अब, क्योंकि जो है हमारा राज्य। और दूसरी बात जो है, अब जिस तरीके से नीतीश कुमार ने खुद ही ऐसे संदेश दिए कि अब प्रदेश की बागडोर जो है वो तेजस्वी यादव के हाथ में जो है जाने वाली है, तो ऐसे में ये एक सब मिनट रुक सकता और हूं ज्यादा आपको, जो है जरा पाठक जी बोलना चाह रहे हैं। पाठक जी। कार्तिकेय जी 2 महत्वपूर्ण विषय जो शाहीन जी ने भी कहा, मैं अपनी तरफ से बात कह देता हूं। नीतीश कुमार जी की पार्टी बिहार में भाजपा और राजद के बीच में एक बफर पार्टी के रूप में काम करती है। भाजपा सत्ता में आए या राजद सत्ता में आए, इसके बीच की पार्टी नीतीश कुमार जी की है, जिसके पास थोड़ा बहुत ईबीसी का वोट था, 10-12% के आसपास का समीकरण नीतीश जी का था। इसलिए नीतीश जी बिहार के लिए एक आवश्यक नेता थे। पिछले 3 उपचुनावों में, बिहार में जो 3 उपचुनाव हुए हैं, मोकामा में, एक गोपालगंज में, और एक यहाँ पर मुजफ्फरपुर के कुरहनी में, इन तीनों उपचुनावों में नीतीश कुमार जी का जो वोट था वो राजद के साथ ट्रांसफर नहीं हुआ, और यही मूल कारण था कि 2020 के चुनाव में भी जो महत्वपूर्ण वोटर थे जो नीतीश जी के साथ रहते आए थे, वो 2020 के चुनाव में भी नीतीश कुमार जी को छोड़कर चले गए। इसलिए नीतीश कुमार जी 43 सीटों पर आ गए थे। लेकिन हमने चूंकि उनके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, तो उनको नेता मानते हुए हम लोग, तो फिर बीच में बोलने लगे। सर बीच में नहीं, हमारे वोट डिवाइड करवाई आपने। सर प्लीज एक सेकंड रुकिए। फिर वो नीतीश कुमार जी को जो छोड़कर चले गए, इसका एहसास नीतीश जी को भी है, उसका एहसास भारतीय जनता पार्टी को भी है। पिछले 3 उपचुनावों ने नीतीश कुमार जी को बिहार में एक प्रकार से डिमिनिश कर दिया है, उनको खत्म कर दिया है। और आज जो ये थियरी देकर घूमते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्रीय सरकार है वो बिहार को कुछ नहीं देती। अभी 3 दिन पहले अमित शाह जी आए थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर पूरे बिहार को, जनता को कहा कि 2009 से 14 के बीच, 2004 से 2014 के बीच 10 वर्षों में यूपीए की सरकार ने बिहार को मात्र 50,000 करोड़ रुपए दिए थे, जबकि अकेले 2014 से 19 के बीच में हम लोगों ने 1,09,000 करोड़ रुपए बिहार सरकार को दिए हैं। और ये आंकड़े हैं। आप यूटिलिटी सर्टिफिकेट दे नहीं पाते, उपयोगिता प्रमाण पत्र दे नहीं पाते, और आप हम पर क्वेश्चन कर रहे हैं। आपकी सरकार में ये ताकत कहां बची है आपके ब्यूरोक्रेसी में कि वो चीजों को ठीक से स्टेट को मिलता है? अरे कोई ऐसा रखे क्या? वो तो हर स्टेट को मिलता है भाई। तो आप ये बात मत बोलिए कि नहीं मिलता है, ये बात क्यों बोल रहे हैं कि नहीं मिलता? बाकी स्टेट्स को नहीं मिलता है क्या?
वो क्या स्पेशल कोई ऐसा रखा तो हमारे बिहार को अलग दिल्ली में, अलग से क्या दिल्ली में चाहिए? कांग्रेस होता है उसको भी देना अलग पड़ता से है। क्या चाहिए ये भाई? क्या बिहार बातें भारत गिनवा का रहे हिस्सा हैं है वो ना। आपको? क्या बातें गिनते हैं बिहार आप? भारत का कि हिस्सा हमने है इतने कि भारत करोड़ के के बाहर दिए, है कहीं? वो तो देना ही देना है। हाँ वो तो देना, वो नहीं, तो बिहार वेस्ट बंगाल भारत को के भी बाहर देना है है, क्या? वो मध्य प्रदेश को भी देना है, वो वो कलकत्ता जो को भी देना स्पेशल है। स्टेटस आप का क्या जो बात दर्जा करते जो हैं? आपने चोरी की थी ना एक पीएचडी के थीसिस से, क्यों नहीं दिया? जिस लड़के ने बिहार को कंप्लेंट किया और स्पेशल नीतीश स्टेटस कुमार का, जी को माफी बिहार मांगनी को पड़ी थी स्पेशल हाईकोर्ट में। स्टेटस, आप सबको उस इतना बात की झूठ बोल रहे जानकारी है, अब हो झूठ मत नेशनल बोलिए यहाँ पर टेलीविजन बैठ। पे। बिहार को स्पेशल स्टेटस क्यों नहीं दिया? हम जो इतने सालों से आपको बोल रहे थे, आपके साथ समर्थन में थे कि अरे बिहार नहीं को देंगे स्पेशल स्पेशल स्टेटस दिया जाए, स्टेटस। क्यों नहीं स्पेशल दिया? स्टेटस कौन सा मुद्दा क्यों है? नहीं दिया? जब से नीतीश कुमार जी ने वो मुद्दा स्पेशल नहीं स्टेटस की है। डिमांड आपने की, उनका कमिटमेंट वोट लगातार जनता कम हो के रहा है। साथ वादा नहीं किया, जनता के साथ आपके वादा कांग्रेस नहीं किया आपने जब वोट नहीं, दिया। हमने कभी नहीं किया। आपके अरे नेता ने भैया, वादा किया तो आप ले आए। हम सपोर्ट विड्रॉ नहीं करते। आपने तो भाई हमारे आपके नेता हमें ने वादा किया ना, नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम स्पेशल स्टेटस लेकर आएंगे, क्या बात तो करते हैं उनको आप? नहीं मिला तो नीतीश जी ने बताएंगे कि क्यों नहीं मिला। समझ किया आप यार। हमने कभी नहीं कहा जनता से कि हम स्पेशल स्टेटस देंगे। स्पेशल ग्रांट की बिल्कुल, बात की थी, आपने वादा 1.25 किया, लाख करोड़ रुपए आपकी की, वो पैसा मैनिफेस्टो हम में लोगों था। ने, आप कहिएगा तो एक एक रुपया के हिसाब में जुड़वा दूंगा यहीं पर बैठ के। करो, अपना 1.25 लाख बीजेपी करोड़ का रुपए हम लोगों ने मैनिफेस्टो दिया है करो। आपको। अरे आपने कोई ऐसा नहीं रखा यार, वो तो हर स्टेट को अपना फंड मिलता है। आपने कौन सा ऐसा रखा? कौन सा स्पेशल फंड दिया? भाई एहसान क्यों करेंगे? अमित शाह जी ने आपके एहसान घर क्यों से करेंगे लाया किसी क्या? पर भाई? क्यों एहसान करें हम बिहार पर? बिहार क्या भारत क्या का बाहर है गिन रहे हो क्या? आप नेशनल टेलीविजन पे? ये कोई बिहार बात गिनने भारत वाली के बाहर क्या? है। हमने पंजाब तो सभी पंजाब राज्यों अपना को मिलता है, शेयर वो तो नहीं बिहार मिलता को भी अच्छा, मिलेगा। दिल्ली को अपना शेयर नहीं मिलता एक है, मिनट बिहार को नहीं मिलना एक मिनट चाहिए। पंकज जी, बिहार क्या मेरे ख्याल से देश का बीजेपी हिस्सा की नहीं है पॉलिसी क्या? रही है कि किसी स्टेट को कोई स्पेशल असिस्टेंस नहीं देनी है, करेक्ट? नहीं सर 16th फाइनेंस कार्तिकेय जी, अंतिम बात मैं बोल रहा हूं। 16th फाइनेंस कमीशन इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं के दल के नेता, इनके सांसद थे इनके सिंह जी, उन्हीं के नेतृत्व में 16th फाइनेंस कमीशन बना था। उन्होंने ही तय कर दिया कि जो केंद्र का शेयर है वो 42% राज्यों को मिलेगा, इसलिए किसी भी राज्य को स्पेशल स्टेटस का दर्जा Correct. नहीं दिया जाएगा। तो ये तो पॉलिसी थी, यही बात है। तो ये तो ये पॉलिसी थी सब है, स्टेट्स के लिए। और आप ही के सांसद ने नहीं, बनाया है, आपने- शाहीन जी के आप लोगों सांसद ने ने ही वादा पॉलिसी नहीं को किया था बनाया है। क्या? हम पर क्यों सवाल आपने उठा रहे हो किस भाई? साल ठीक वादा है, नहीं किया पंकज था? जी, ये तो पॉलिसी बीजेपी के थी। मैनिफेस्टो नहीं, में ये- था क्या? देखिए ये तो इन्होंने कह दिया, ये मतलब बात मोटी है ना कि चुनाव में जो वोट कम, वो सीटें कम हुई, असली बात तो यही है ना। हाँ उस देखिए दरअसल 2020 में जब इनको 43 सीटें मिली, उसी समय से अविश्वास का दौर बीजेपी और जेडीयू के बीच में गहरा होता चला गया। जेडीयू नेताओं को ये भरोसा हो गया कि ये चिराग पासवान जो जेडीयू के खिलाफ मैदान में उतरे थे, वो बीजेपी के द्वारा लाए गए उम्मीदवार थे, और माना यह जा रहा था कि बीजेपी ऐसा इसलिए कर रही है ताकि नीतीश कुमार की सीटें कम हो और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार खुद कहते रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, बीजेपी के नेताओं का फोन आया तब मैं मुख्यमंत्री बना। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री थे, लेकिन देखिए कार्तिकेय जी, नीतीश कुमार के पास कुछ मुद्दे हैं। वो मुद्दे ये हैं कि जब उनको बीजेपी से अलग होना होता है तो स्पेशल स्टेटस की बात करने लगते हैं, और जब उनको महागठबंधन से अलग होना होता है तो करप्शन और क्राइम की बात करने लगते हैं। ये एक मुद्दा बीजेपी के लिए इस्तेमाल करते हैं, दो मुद्दे आरजेडी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जिस समय उनको जो सूट करता है वो आवाज उनकी तेज हो जाती है। उनके पास कुछ नेता भी हैं, जब उनको बीजेपी के पास जाना होता है तो आप देखेंगे संजय झा मुखर नजर आएंगे, हरिवंश जी मुखर नजर आएंगे, और कुछ नेता हैं वो ज्यादा बोलते नजर आएंगे। जब इनको आरजेडी के पास जाना होता है तो आप देखेंगे आजकल वो चले गए, प्रशांत किशोर चले गए, पवन वर्मा चले गए, उनका नया अवतार अब राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह में दिखाई देगा कि अब उनको आरजेडी के साथ जाना है तो राजीव रंजन सिंह बोलते नजर आएंगे। हालत ये हो गई है कि बोलने के क्रम में राजीव रंजन सिंह को अब अकबर का बिरबल कहा जाने लगा है। वो बिरबल इसलिए कहे जाने लगे कि नीतीश कुमार का एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि 48 घंटे में हमने दंगा पे काबू पा लिया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि 8 घंटे में ही पुलिस ने उसको कंट्रोल कर लिया। तो आप समझ सकते हैं कि एक जो पार्टी गवर्नेंस में जिसकी जिम्मेदारी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और सरकार की बातों में कितना फर्क है। देखिए मैं फिर से वही कहूंगा, अभी चाहे बीजेपी गाली दे दे जेडीयू को या जेडीयू बीजेपी को गाली दे दे, सवाल ये उठता है कि पिछले 24 से 27 साल की राजनीति में दोनों का एक दूसरे के साथ चोली और दामन का साथ रहा। जनता
अब बहुत ज़्यादा इन दोनों को एक दूसरे पर गाली देने का जो क्रम चला है उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर रही है। सबसे ज़्यादा तालियां, फिर वही बात कहूँगा, चाहे इनके कैडर्स हों चाहे इनके वोटर्स हों, तालियां तभी बजी जब अमित शाह ने जोर से कहा कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो गए। अब नीतीश कुमार के लिए ये चुनौती है कि जिस तरीके से वो अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता पिछले काफी सालों से बनाए रहे हैं, क्या वो बनाए रह पाने में कामयाब रहेंगे? क्योंकि पिछला जो 3 उपचुनाव का परिणाम है वो नीतीश कुमार के फेवर में नहीं जाता है। वो ये बताता है कि नीतीश कुमार अब राजनीतिक अवसान की ओर बढ़ चुके हैं। इसलिए जेडीयू के सामने बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को जेडीयू कैसे टैकल करेगी, कैसे हैंडल करेगी, क्योंकि मैंने आपको यह भी कहा कि इस बार इस दंगे के बाद जिस नीतीश कुमार का इमेज ये होता था कि नीतीश कुमार के शासन में दंगे नहीं होंगे, नीतीश कुमार के शासन में क्रिमिनल सिर उठाकर बात नहीं करेंगे और नीतीश कुमार करप्शन से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, तीनों ऐसी बातें थी, उस पर सवाल अब विपक्ष खुल करके उठाएगा। क्योंकि आरजेडी के साथ जाना ये एक दूसरा पर्याय है, दंगा हो जाना वो भी उनके इमेज पे डेंट लगा है, और क्राइम जैसा कि अनुपम जी बता रहे थे कि सबसे शीर्ष पर है बिहार, क्योंकि पुलिस पर आक्रमण सबसे ज्यादा वहीं पर हो रहा है। तो ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दों पर अपोजिशन हो या जनता नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को जरूर परखना चाहेगी। आपको लगता है नीतीश कुमार अफसान की तरफ? नहीं, सिचुएशन तो खराब है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार जो एक पॉलिटिकली खराब या बहुत खराब? खराब है। बहुत खराब तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। चीज़ें इतनी आसानी से जिसने नीतीश कुमार को राइट ऑफ करने की सिचुएशन बहुत टेम्पटिंग है नीतीश कुमार को राइट ऑफ करने की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी उतनी ख़राब सिचुएशन नीतीश कुमार की है। हाँ, ये ज़रूर है कि भाजपा इस बार थोड़ा पहले से ज़्यादा कोहेरेंट नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरह से बाकी स्टेट्स में बीजेपी लोकल लीडरशिप को नर्चर करती है, एटलीस्ट उनके पास एक लोकल लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग लोकल लीडरशिप होती थी, वो बिहार में उस स्थिति का पूर्णतः अभाव था। जिस तरह से अमित शाह ने बोला वो चीज़ बहुत वेल रिसीव्ड की गई, लेकिन बहुत लोगों का अभी मानना है कि जिस तरह से आपको याद होगा अब बिहार के डीएनए और बिहार की चीज़ों को लेके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच जो तल्खियाँ थी, मतलब मुझे नहीं लगता है उससे ज़्यादा बैड ब्लड दोनों के बीच कभी रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद दोनों लोग एक साथ आ गए। तो अब मुझे, और सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए 2024 का चुनाव है। 25 तो वो कभी भी निपट लेगी, लेकिन 24 में बिहार जहाँ पे वो 39 सीट जीत के आए लोग, बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कैसे वो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स को सस्टेन कर पाएं, और यही ही सारा खेल फंसा हुआ है। तो मुझे लगता है कि मतलब नीतीश कुमार डाउन जरूर है, लेकिन पूरी तरह से डाउन एंड आउट ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। अनुपम जी, डाउन है पर आउट नहीं है? अब देखें, पिछले 3 चुनाव देख लें, नीतीश वोट की परसेंटेज और सीट दोनों से लगातार हाँ बोलिए अनुपम जी। उनका वोट परसेंटेज, उनकी सीट लगातार कम होती चली जा रही है, 125 पे 40 पे आ गए। और मतलब अजीब सी बातें हैं, उधर दंगा हो रहा है और आप सामने लाल किले का सेट बना के उस पर आप रोजा इफ्तार कर रहे हैं, अच्छा तमाशा है। खुद आप उत्तर प्रदेश पे चुनाव लड़ने आ रहे हैं, ओवैसी से आप पूछ रहे हैं आप बिहार से चुनाव ही क्यों लड़ रहे हैं। तो मैंने पहली बार किसी को इस तरह की बात कहते सुना कि साहब आप दूसरे स्टेट के, आप मेरे स्टेट में आके चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मतलब किस तरह की मानसिकता के तहत नीतीश कुमार ने ये सवाल उठाया। अब एक बात पंकज जी कह रहे थे कि नीतीश कुमार की प्रासंगिकता के बारे में, तो ये मेरे ख्याल से नीतीश के लिए सबसे अच्छा शब्द यही इस्तेमाल हो सकता है कार्तिकेय जी, जो प्रासंगिक बने हुए हैं, क्योंकि वर्चस्व तो उनका कभी रहा नहीं। एक बार भी वो अपने वर्चस्व की सरकार नहीं बना पाए, एक बार भी पूर्ण बहुमत नहीं लाए, और उसके बाद अगर वो 17-18 साल से बने हुए हैं तो डेफिनेटली प्रासंगिक ही हैं। और वो प्रासंगिकता भी समय के साथ लगातार उनकी कम होती जा रही है। मैं मान के चलता हूँ, मैं भी किसी को राइट ऑफ नहीं करता हूँ, पॉलिटिक्स में तो कभी राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। मैंने ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बीजेपी के प्रवक्ता है। नहीं, बोलिए। अरे वो पत्रकार है, प्रवक्ता नहीं है शाहीन जी, पत्रकार है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। क्योंकि मैंने जितने प्रवक्ता देखे,
मैंने जितने प्रवक्ता देखे उनमें शाहीन साहब मोस्ट किसी को बहुत शालीन आदमी करने वाले ठीक है ठीक है माइन जी। वैसे शाहीन साहब शाहीन साहब नहीं यार, आप मेरे दोस्त हो भाई, और मेरी ऐसी बात नहीं है। मैं क्या बता रहा हूँ, शाहीन साहब जनता ने फैसला करना है। हम शाहीन साहब हम आवाम है और राइट ऑफ तो हम ही करेंगे, आप नहीं करेंगे पहली बात। और मेरे भाई वो आवाम ने अगर राइट ऑफ आप या मैं कौन होता हूं? नहीं, लेकिन और और हम राइट ऑफ कर देंगे, हम राइट ऑफ करें या ना करें, आप पिछले 4 चुनाव के नीतीश कुमार का रिकॉर्ड निकाल के देखे, वोट परसेंटेज देखे और सीट देखे, हाँ तो वो लगातार कमी और मतलब वो इतना स्ट्रेट ग्राफ है, वो इतना स्ट्रेट ग्राफ है कि उसमें कोई लोच अच्छा दोनों भाइयों में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। जब बीजेपी के लोग साथ हो और रामलाल, नहीं ठीक है आप एक दूसरे को भाई कह रहे हैं तो दोनों भाइयों में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। महीन जी, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू। तो डाउन आउट या आउट एंड डाउन? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से राजनीति में किसी को भी जो है आउट नहीं किया जा सकता है कभी भी, और कोई भी कभी भी कमबैक कर सकता है। तो लेकिन अगर हम तथ्यों के आधार पर नीतीश कुमार के राजनीतिक जो उनका कैरियर है उसका अगर हम मूल्यांकन करें तो निश्चित रूप से उसमें भारी गिरावट आई है। और जिसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसके लिए उनकी एक राजनीतिक पहचान थी, जिसके लिए वो इंडिस्पेंसेबल है, माने जाते थे बिहार की राजनीति में, उसी छवि पे दाग लगाया है, उसी छवि पे जो है खास हुआ है। और खासकर मुझे लगता है कि वो टेक्निकल फॉल्ट है, लेकिन मोटी बात यह है, वैसे इसमें एक पहलू था जिसमें एमआईएम को वो बीजेपी का एजेंट बता रहे थे। मुझे लगा कि वो डिबेट तार्किक है, क्योंकि जो माइनॉरिटी वोट है उसकी आप बात नहीं करेंगे, फिर सोचेंगे वो आंख बंद करके आपको वोट दे, लेकिन वो एक अलग डिबेट है। आज डिबेट मैंने इसलिए जानबूझ कर नीतीश बाबू पे ही रखी, वो भी इसलिए क्योंकि 2000 पिछले 10-20 साल से कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को इंडिस्पेंसेबल बना रखा था किसी भी गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। लेकिन मुझे लगता है कि अब वक्त ऐसा आ गया है कि 2024 के चुनाव के बाद इस तरह की राजनीति हो सकती है कि वो पॉलिटिकली तो बड़े फिगर रहें, लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स में इतने पॉलिटिकल रेलिवेंट ना हो कि उनके बिना कोई सरकार बन ना पाए।